नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। नितिशा, सतीश, कार्तिक, बीना, रितेश, संजना, अभिषेक, नदीम, सचिन, महेश्वरी, आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। रिवीजन भी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं आज मुझे पढ़ाना है आर्टिकल नंबर 48, क्योंकि कल मैंने आपको 47 तक यहाँ कंप्लीट कराया था। डीपीएसपी आपका कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर आज मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन के साथ। आप जानते हैं कि आर्टिकल 48 में सिंपल सी बात की गई है कि भैया ध्यान से सुनो। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 48 में एक तो बात की गई है बेटा जी कृषि की, यानी आपका एग्रीकल्चर, और कहा गया है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। इन दोनों को क्या बनाना है? इन दोनों को आधुनिक बनाना है। ठीक है, आधुनिक बनाने की बात की गई है, मॉडर्न बनाने की बात की गई है, आधुनिक और वैज्ञानिक। ठीक है, ये आपको बनाना है, यानी कि इसमें आपको साइंटिफिक रिसर्च करने हैं। ठीक है, मॉडर्न इनको बनाना है, और साथ साथ जो दुधारू पशु होते हैं यानी जो मिल्क एनिमल्स होते हैं जो हमें दूध देते हैं, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। दुधारू पशुओं के वध पर रोक मैम लगाई गई है। यानी आपको कृषि और पशुपालन को आगे बढ़ाना है। पशुओं की जो नस्ल है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो उनको सुरक्षित रखना है। बेटा जी प्लीज बोर्ड की तरफ देखें। हिंदी, इंग्लिश इसी को कहते हैं। और कौन सी इंग्लिश लिखी जाती है? इसीलिए तो पीडीएफ ली गई है, ये हिंदी इंग्लिश का गाना बंद करने के लिए कि हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में लिखो। अब दोनों में लिखा हुआ है, फिर भी कह रहे हो कि मैम जो है हिंदी में लिखो, कुछ कह रहे हैं इंग्लिश में लिखो। बेटा दोनों में लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान से बोर्ड की तरफ देखें और समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाओ। मतलब इनमें नई नई रिसर्च करो, इनमें नई नई चीजें लेकर आओ ताकि इनको आगे बढ़ाया जा सके। और साथ साथ जो हमारे मिल्क एनिमल्स हैं, जो हमारे दुधारू पशु होते हैं, उनके वध पर रोक लगाओ, यानी कि उनको मारना बंद करो। ये यहाँ पर सीधा कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए किसमें कहा गया है बेटा। तो आप कहेंगे मैम आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की बात की गई है, और साथ साथ दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की भी बात की गई है। फिर प्यारे बच्चे एक इसी में आता है आपका आर्टिकल 48 का ए। आर्टिकल 48 का ए क्या कहता है? आर्टिकल 48 तो बेटा कैपिटल ए है, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें कहा गया है कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात किसमें की गई है? तो आप कहेंगे कि मैम आर्टिकल 48 के ए में, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो किसकी बात की गई है मैम? आपका पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की यहां पर बात की गई है। यानी हम कह सकते हैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना किसका कर्तव्य होगा? हमारी सरकारों का। लेकिन सरकार के साथ हमें भी प्यारे बच्चे क्या करना पड़ेगा?
उस पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी चीजें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं उनको हमको रोकना पड़ेगा। हमें वनों को नहीं काटना है, मतलब जो जंगल है हम उनको काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, साथ साथ उन जंगलों उन वनों में जो वन्य जीव रहते हैं उनकी भी सुरक्षा हमें करनी है। मैं अरावली पर्वत के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोलूंगी क्लास में, क्योंकि वो आपका एक अलग मुद्दा है, उसके लिए आप अलग से वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्यों नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर प्यारे बच्चे टाइम वहां चला जाएगा। ठीक है, और मेरा इस वक्त समय फोकस है आपके एग्जाम को फोकस कराना, आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात किसमें की गई है? 48 के ए में की गई है। फिर आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है, बेटा ध्यान से सुनना, ये कहता है राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है उनकी सुरक्षा करेगा। जैसे मैम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है कि आर्टिकल 49 क्या कहता है कि जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, यानी जो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। ठीक है, बताओ इसके एग्जाम्पल बताओ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, इनकी क्या करनी है? इनकी सुरक्षा। कौन से वाले ऐतिहासिक स्मारक? मैम जिनको संसद ने राष्ट्रीय महत्व का, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, उनकी सुरक्षा। जैसे मैम अगर मैं आपसे बात करती हूं, जैसे मैं अगर आपको प्यारे बच्चों बताती हूं, तो जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, वेरी गुड, शीश महल, तो ये सब क्या है? आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको सुरक्षित करना है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो फॉरेनर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो इनको देखने की वजह से आते हैं। और टूरिस्ट जब आपके देश में आते हैं तो वहां से क्या होती है? इनकम होती है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि इनकी सुरक्षा करने का दायित्व सरकार को दिया गया है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 49 में। फिर उसके बाद में बेटा हम आगे की तरफ जब हम जाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आर्टिकल 50, और आर्टिकल 50 एक सिंपल सी बात कहता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखो। पृथक का मतलब होता है सेपरेट कर देना। भैया कह रहा है कि अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर यहां पर न्याय नहीं हो पाएगा, फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो संविधान कहता है कि सुनो सरकारों, तुम्हें आपको क्या करना है? हमेशा न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना है। कभी इन दोनों को एक नहीं होने देना है, कभी इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ता बनेगा तो क्या होगा? तो मैम यहां पर न्याय नहीं होगा, क्योंकि कार्यपालिका का इंटरफेयर जुडिशरी में बढ़ जाएगा। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या रखना है? सेपरेट रखना है। और ये बात किसमें की गई है? आर्टिकल 50 में। सिंपल आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे की कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को सेफ रखना किस आर्टिकल में है? 49 में है। और पर्यावरण की सुरक्षा 48 के ए में है। पशु और कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना और पशुओं के वध पर रोक लगाना आर्टिकल 48 में है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ मैम 47 में है। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए बच्चे, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला है आपका आर्टिकल 51। अगर मैं इसे आपको एक शब्द में बताऊं तो आर्टिकल 51 में बेटा जी फॉरेन पॉलिसी दी गई है। आर्टिकल 51 में बेटा जी विदेश नीति दी गई है। फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति। जैसे मैम इसमें क्या आता है? तो आप दूसरे देशों के साथ में आपका देश जो भी संधि करता है, जो भी समझौते करता है, उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा विदेश नीति संबंधी नीति निदेशक तत्व के बारे में है। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चे, तो फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति की अगर मैं बात करूंगी आपसे, तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि विदेश नीति के तहत हम दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाते हैं, दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन बनाते हैं, वो सब प्यारे बच्चे किसमें होता है? तो आप कहेंगे कि मैम वो सब कुछ हमारी विदेश नीति के तहत होता है। चाहे हमारी सरकार कोई संधि करे, समझौता करे, वो सब आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग
किया जाता है। किसमें? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51 में। क्या है? फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। जैसे अगर मैं आपसे यहां पर कहूं बेटा कि आप यहां पे एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भाई हमारी जो विदेश नीति है उसमें क्या क्या आता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे रशिया से आपका कोई संधि करना है, अमेरिका से कोई समझौता करना है, या फिर मुझे मेरे पाकिस्तान के साथ भारत के डिस्प्यूट चल रहे हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, चाइना को कैसे, चाइना से जो हमारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उन्हें कैसे दूर करना है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? विदेश नीति में। यानी दूसरे देशों के साथ संबंध, यानी दूसरे देशों के साथ संबंध। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आर्टिकल 51। अब प्यारे बच्चे आपने ये पढ़ लिया है, अब आपका एक नया चैप्टर हम हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी मैं साइड में होकर लिखूंगी इसके बारे में, पहले मैं हेडिंग डाल दूं। फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको आप कहते हैं, आप कह सकते हैं कि मैम मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और वो चीज क्या है ध्यान रखने वाली? तो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करती हूं कि ये संविधान के किस भाग या किस पार्ट में है, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन किस आर्टिकल या फिर किस अनुच्छेद में इनके बारे में बात की गई है। तीसरा क्वेश्चन इन्हें कहां से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन यहां पर बनता है मैम कि इन्हें किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, संविधान में जोड़ा गया है। ये आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहले मैं सारे आपके लिख देती हूं। में जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, ये क्वेश्चन। ठीक है, जोड़ा गया, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जिस समय इन्हें जोड़ा गया था तो आप कहेंगे इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन था या कौन थी। इस समय देश के पीएम यानी प्रधानमंत्री वो कौन थी। तो ये क्वेश्चंस बच्चे आपके यहाँ से एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं में ये पूरा चैप्टर खत्म भी हो जाता है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप यहां पे लिखेंगे कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है। मैम इनको हमने लिया है रशिया ऑप्शन में होगा, या फिर यूएसएसआर ऑप्शन में होगा, है ना, या फिर लिखा होगा रूस, या फिर लिखा होगा सोवियत संघ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, वेरी गुड मैम, हमारे संविधान में किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? मैम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, सिफारिश को कहते हैं बेटा जी रिकमेंडेशन, सिफारिश को कहते हैं बच्चे रिकमेंडेशन। और यहां पे अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है या जो स्वर्ण सिंह समिति है, अगर आप मुझसे बोलेंगे कि मैम इसका गठन कब किया गया था, इस समिति को फॉर्म्ड कब किया गया था, और आप हमें ये भी बताइए कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी कि चेयरमैन कौन था इस कमेटी में, क्योंकि चेयरमैन होता ही होता है कमेटी और कमीशन में। और इसके अलावा बताइएगा इसमें कुल सदस्य कितने थे, टोटल मेंबर्स कितने थे। तो बेटा जी टोटल मेंबर्स जो थे वो थे इसमें 12,
इसका गठन कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे फॉर्म्ड की गई थी 21 Feb 1976 को। अध्यक्ष थे बेटा जी स्वर्ण सिंह जी, और क्योंकि स्वर्ण सिंह जी इसके अध्यक्ष थे इसीलिए इस समिति का नाम भी रखा गया था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। कुल सदस्य कितने थे? तो मैम कुल सदस्य थे 12, इसीलिए इस समिति का नाम भी रखा गया था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। कुल सदस्य कितने थे? तो मैम कुल सदस्य थे 12। किसमें? इस स्वर्ण सिंह समिति में। यानी मूल संविधान में, यानी मूल संविधान में हमारे क्या नहीं थे मैम? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में यानी जो 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान बना था, ये जितने बच्चे हैं हिंदी इंग्लिश ये देखिए, पूरी पीडीएफ आपकी उसमें है। ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है फोकस होकर पढ़ लिया करें। ये जितनी आपको चिंता पीडीएफ की रहती है उतनी हमें भी रहती है, और हमने ऑलरेडी पीडीएफ को इसलिए तैयार करवा दिया है। ठीक है। तो हम कहेंगे, एक मिनट रुक जाना, है ना। तो ये आपकी जो समिति है, एक मिनट ये देखना, यहाँ पे 26 फरवरी करना, सॉरी 21 लिख दिया है मैंने, 26 फरवरी लिखना है यहाँ पे। 26 फरवरी 1976 को यह समिति बनाई गई थी। और इस समिति ने प्यारे बच्चे क्या कहा था मैम? इस समिति ने कहा था कि भाई आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें संविधान में जोड़ना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? तो आप कहेंगे मैम कारण यह है कि जब नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं तो समिति का कहना था कि उनके कर्तव्य भी होने चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि आपको मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना चाहिए। और जब जोड़ना चाहिए प्यारे बच्चे, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या होगा मैम? संशोधन। क्योंकि संविधान में अगर कुछ भी जोड़ा जाता है या संविधान से कुछ भी हटाया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि संशोधन होता है। क्या होता है बेटा जी? मैम संशोधन होता है। उसके बाद में इस समय देश की प्रधानमंत्री यहां पे कौन थी? तो बेटा जी वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने ही इस समिति को बनाया था और उन्होंने इससे कहा था कि बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमारा प्रश्न ये भी बनता है मैम कि आप हमें ये भी बताएं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी थी, आप हमें यह भी बताएं, आप हमें यह भी समझाएं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने थे, और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी। देखो स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था बेटा? तो स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि भाई आपको 8 कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। जो स्वर्ण सिंह समिति है बच्चे, स्वर्ण सिंह समिति, इसने 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। इसने क्या कहा? 8 कर्तव्यों यानी जो 8 ड्यूटीज हैं उनको जोड़ने की सिफारिश की थी। 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश, जोड़ने की सिफारिश कि आपको आपके संविधान में 8 कर्तव्य जोड़ने चाहिए। सिफारिश को कहते हैं बच्चा रिकमेंडेशन। कोई समिति या कोई भी कमीशन बेटा जी जब बनाया जाता है तो वो केवल सिफारिश करता है, ऑर्डर नहीं देता, आदेश नहीं देता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अब मैम हम अगर बात करें तो कितने कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? तो बेटा इसने 8 की सिफारिश की थी, लेकिन आपकी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया था? तो मैम इसके द्वारा उसने क्या किया था? 10 कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा। 10 कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था। तो कितने कर्तव्य आपके 1976 में जोड़े थे? तो आप कहेंगे मैम 10। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज इन प्रेजेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज इन प्रेजेंट कितने हैं बेटा जी? आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा इन प्रेजेंट।
तो ये बेटा जी आपके कितने हैं? आप कहोगे कि मैम ये हो चुके हैं अब 11। कितने हो चुके हैं? 11। यानी 11 जब हो चुके हैं तो 11वां कब जोड़ा गया? क्योंकि मैम पहले तो 10 जोड़े गए, सिफारिश की थी 8 की, लेकिन हमारी सरकार ने 10 जोड़े और फिर अब आप बता रही हैं कि 11 हो चुके हैं। तो बेटा जो 11वां कर्तव्य है, क्योंकि भाई एड ऑन किया गया है, 11 नंबर की जो ड्यूटी है, 11वां कर्तव्य, 11th ड्यूटी जो है, 11th ड्यूटी, इसको भी किया गया फिर एड ऑन, इसको जोड़ा गया और जब जोड़ा गया बेटा तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मैम इसको जोड़ा गया था। और जब इसको जोड़ा गया तो आप हम मुझसे पूछेंगे कि आखिर इस कर्तव्य में क्या लिखा गया था। तो बेटा जो ये 11वां कर्तव्य है, इसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का दायित्व, शिक्षा का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों की या 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का दायित्व उनके माता पिता का होगा, उनके माता पिता यानी कि पेरेंट्स, माता पिता यानी कि पेरेंट्स का होगा। यानी ये कर्तव्य कहना चाह रहा है कि भैया आपको अधिकार मिल गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, हमने दे दी आपको। लेकिन अब हम आपके बच्चों को घर से स्कूल थोड़ी लेके जाएंगे। वो काम किसका होगा? मैम वो माता पिता का होगा। वो काम किसका होगा? मैम वो काम माता और पिता का होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल ये 11 नंबर की ड्यूटी में कहा गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात प्यारे बच्चे आपको पता होनी चाहिए। इस क्लास में कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। पूरे टाइम बस कमेंट करना है, कमेंट करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य होगा? मैम उनके माता पिता का। अब हम बात करते हैं कि 11वां कर्तव्य तो हमने पढ़ लिया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मैम हमने ये भी जान लिया। लेकिन अब हमें जानना है कि जो हमारा 11वां कर्तव्य है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उस 11वें कर्तव्य के अलावा जो हमारे 10 कर्तव्य और हैं उनके बारे में भी मैम हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चे आप देखेंगे वो कर्तव्य मैंने लिखे हुए हैं और उनके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, ठीक है। ऐसा करती हूं मैं लिख कर ही समझा देती हूं आपको, थोड़ा शॉर्ट में। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। जैसे आप लिखेंगे आर्टिकल 51 का ए, है ना, क्योंकि इसी में है 51 का ए। तो इसका प्यारे बच्चे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्मॉल ए। इसमें क्या है? तो इसमें कहा गया है कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है, यानी आपका जो नेशनल फ्लैग है, आपका राष्ट्रीय ध्वज, आपका जो राष्ट्रीय गान है यानी कि नेशनल एंथम, और आपका जो यहां पर संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को आपको क्या करना है? इसे कहेंगे नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, इसे कहेंगे नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, इसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि ये जो आपका संविधान है, आपका राष्ट्रीय ध्वज है, आपका जो राष्ट्रीय गान है, इन तीनों को आपको रिस्पेक्ट करना है, इन तीनों को आपको सम्मान करना है। क्यों? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और अपने देश के राष्ट्रीय झंडे का, राष्ट्रगान का, और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके देश के संविधान का, इन तीनों को ही रिस्पेक्ट करना आपका कर्तव्य है। ये आपको ध्यान
रखना है। ठीक है, तो ये आपका कौन से नंबर का कर्तव्य हुआ मैम? पहले नंबर का। फिर दूसरे नंबर का कर्तव्य क्या है? तो दूसरे नंबर का कर्तव्य फिर लिखेंगे आर्टिकल 51 के ए का स्मॉल बी, ये दूसरी ड्यूटी है। और इसका है कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान, एवं उनके उपदेशों का सम्मान, एवं उनके उपदेशों का सम्मान। ये किसको करना है? तो आप कहोगे मैम हमको करना है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सरमन्स, यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका हमें रिस्पेक्ट करना है। उन्होंने जो आंदोलन हमारे लिए चलाए थे उनका भी हमें सम्मान करना है। उन्होंने जो हमें उपदेश दिए हैं, उन्होंने जो बातें हमें बताई हैं, उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आगे चलिए प्यारे बच्चे, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखेंगे आप। ठीक है, आपका आर्टिकल 51 का ए का सी। ठीक, आगे क्या देखेंगे मैम हम? आर्टिकल 51 का ए का सी। ठीक है, आर्टिकल 51 के ए का सी, इसमें लिखा है कि भाई आपका जो भारत है ना, भारत की एकता, ठीक है, एकता यानी कि यूनिटी, भारत की एकता, संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, भारत की एकता और मैम अखंडता, इसको बनाकर रखना है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी। इनको क्या करना है? इनको बनाए रखना है, बनाए रखना यानी मेंटेन करके रखना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की, प्यारे बच्चे अगर मैं यहां पर कहूं तो उससे खतरा हो। हमारी किसी भी एक्टिविटी से खतरा नहीं होना चाहिए हमारी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप करें फटाफट। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बनाने की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में क्या कहा गया है वो भी सुनिए। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? नेक्स्ट में कहा गया है आर्टिकल 51 का ए का डी। इसमें कहा गया है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें, और राष्ट्र की सेवा करें। ये किस में कहा गया है मैम? 51 के ए के डी में। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। बेटा पढ़ने पर फोकस लगा लो, पढ़ने पर। ठीक है, फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई के अलावा तुमसे सारी बातें करवा लो, बस एक पढ़ाई की बात मत करवाओ मैम। हमसे पढ़ाई नहीं होगी, बाकी हम सब कर लेंगे और इसमें केवल अपना टाइम खराब कर रहे हो आप।
ठीक है, तो यहां पे देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री, शुड बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द कंट्री। ये आपका कहा गया है कि भैया जब भी तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत हो तो तुम हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहो। आर्टिकल 51 का ए का ई, आर्टिकल 51 के ए का ई, इसमें लिखा है भारत की, आर्टिकल 51 का ए का ई, इसमें है भारत की राष्ट्रीयता एवं, भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना। भ्रातृत्व क्या होता है? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट करना, भावना को प्रोत्साहित करें और स्त्रियों का सम्मान करें, और स्त्रियों का सम्मान करें। सम्मान करें यानी फीमेल को रिस्पेक्ट करें। और फीमेल के लिए अगर कोई भी ऐसी प्रथा बनी हुई है जो फीमेल का एक्सप्लॉयटेशन करती है, जो फीमेल के लिए आपका यहां पे शोषण करती है, तो उस प्रथा का आप त्याग करें। यानी आपको अपने देश में भाईचारे की भावना का विकास करना है, आपस में भाइयों की तरह रहना है, अपने अंदर एक राष्ट्र की भावना को क्या करना है? एक राष्ट्र की भावना को मैम जागृत करना है अपने अंदर, और साथ साथ हमारे यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 51 के ए के ई में मैम ऐसा कहा गया है। प्यारे बच्चे, आर्टिकल 51 का ए का अब हम लिखेंगे यहां पर एफ। तो इसमें लिखा है देश की संस्कृति को बढ़ाना, हमारा जो कल्चर है उसको आगे लेकर चलना, देश की संस्कृति को बढ़ाना, अपने कल्चर को बनाकर रखना। संस्कृति को कहते हैं कल्चर। देश की संस्कृति को बढ़ाना, ये भी किसका कर्तव्य है मैम? हमारा। हमारा जो कल्चर है उसको मेंटेन रखना भी, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ पर क्या करें मैम? हम यहाँ पर अपने कल्चर को क्या करें? मेंटेन करके रखें, बनाकर रखें। ये भी हमारा ही कर्तव्य है। और आर्टिकल 51 के एफ में ऐसा कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 51 का ए का जी, आर्टिकल 51 के ए का स्मॉल जी लिखेंगे, क्योंकि यहां पर अब हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि मैम, इसमें लिखा गया है पर्यावरण की सुरक्षा, कि भैया सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन हमें भी सरकार के साथ अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण में क्या क्या आता है मैम? पर्यावरण के अंदर हमारी झील आती हैं, नदी आती हैं, समुद्र आते हैं, वन आते हैं, ये सब हमारे पर्यावरण का पार्ट हैं। तो हमें इन सब को प्रोटेक्ट करना है, इन सब की सुरक्षा करनी है। सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है, सरकार के साथ साथ मैम हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में आर्टिकल 51 के ए का एच क्या कहता है? आर्टिकल 51 के ए का एच, इसमें बेटा जी बात की गई है वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना। वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का, और जानने की इच्छा का विकास करना, जानने की इच्छा का विकास करना।
ठीक है, यानी हमें अपने अंदर क्या लेकर आना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना है। हमारे अंदर किसी भी चीज को जानने की जो जिज्ञासा है, सही चीजों को, उनको जानने की इच्छा को पैदा करना है। लेकिन किस तरीके से, रूढ़िवादिता के तरीके से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक अप्रोच के साथ में आपको क्या करना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका कर्तव्य है। उसके बाद में प्यारे बच्चे आर्टिकल 51 के ए का आई, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति जिसे मैम हम कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सुरक्षा करें और हिंसा यानी कि वायलेंस करें और हिंसा यानी कि वायलेंस से दूर रहें। यानी आपको एक तो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे पार्क हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, रेल हो गई, बस हो गई, इन सबको आपको नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, तो लोग उस प्रोटेस्ट का मिसयूज करते हैं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं। और वो कुछ लोग क्या करते हैं कि सरकार की जो प्रॉपर्टी बनाई हुई होती है, जैसे पार्क हो गए, ठीक है, या फिर रेलवे ट्रैक्स हो गए, या सड़कें हो गई, या बसें हो गई, बसों में आग लगा देते हैं, रेलवे ट्रैक्स को तोड़ देते हैं, पार्क में तोड़फोड़ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, सरकार का नुकसान। अब एक्चुअली हमें लगता है कि ये सरकार का नुकसान है। अब जब सरकार का नुकसान होगा तो सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा उसे मेंटेन करने के लिए, तो फिर वो हम पर टैक्स लगाएगी, और फिर जब टैक्स लगाएगी तो हम कहेंगे सरकार गंदी है। लेकिन क्या हमने अपनी कमी देखी कि हमने सरकार की प्रॉपर्टी का कितना नुकसान किया है? नहीं। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को प्रोटेस्ट के दौरान हानि पहुंचाएगा तो उसको जेल में डाला जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर हर्जाना भरा जाएगा। साथ साथ उसे कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और हिंसा से दूर रहे मतलब मारपीट ना करें, एक दूसरे के साथ दंगे ना करें, इस तरह की एक्टिविटीज आप देश में ना करें, ये आपका कर्तव्य बनता है आर्टिकल 51 के ए के आई के तहत। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा आर्टिकल 51 का ए का यहां पर जे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है जीवन में हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करें, क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया आप ऐसे काम करो, आप ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आपका देश, आपका राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों को छुए। चाहे तो वो काम आप सामूहिक रूप से करो, चाहे तो प्यारे बच्चे आप वो काम जो है आप जो है व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल तरीके से करो। मतलब आप ऐसे काम करो अपने जीवन में जिससे आपके राष्ट्र का नाम ऊंचा हो, आपके देश का नाम ऊंचा हो। ठीक है, और उसके बाद आपका एक आर्टिकल है 51 के ए का जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, अब आपको पता है कि आपके चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी। तो हमें क्या बनानी है मैम? रिवीजन स्लाइड। अब हमें बनानी है रिवीजन स्लाइड। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूं ताकि एक आपका क्विक रिवीजन हो जाए। रिवीजन स्लाइड,
सबसे पहले तो डीपीएसपी मुझे बताइएगा किस पार्ट में है और किस आर्टिकल में है और इन्हें हमने कहां से लिया है, कहां से। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल बताना। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध, हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध, ये किस आर्टिकल में है। आपको आर्टिकल्स बताने हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि भैया समान कार्य समान वेतन किस आर्टिकल में है। आपको बताना है ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है। आपको बताना है समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता ये किस आर्टिकल में है, निशुल्क विधिक सहायता। देखते हैं कितना आपको याद है। आपको बताना है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा किस आर्टिकल में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है। सहकारी समितियों का गठन किस आर्टिकल में है। गठन किस आर्टिकल में है। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है। समान नागरिक संहिता ये किस आर्टिकल में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है। उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, कर्मकारों की भागीदारी ये किस आर्टिकल में है। इतना मैं आपको इससे करवा रही हूं, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैम पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 है। कहां से, तो मैम आयरलैंड। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर आपका डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू आर्टिकल 37 में है। मैच करते जाइएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने तो सारे लिख दिए हैं। आर्टिकल 47 में है मैम। समान कार्य समान वेतन आर्टिकल 39 का स्मॉल डी है, 39 का डी है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, आर्टिकल 39 का कैपिटल ए मैम। समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण तथा वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा 48 का कैपिटल ए। पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, सहकारी समितियां आर्टिकल 43 का बी, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 और उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 43 का ए। अब किस किस का यहां पर, जिसका टाइम हो गया है वो चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से भी टाइम नहीं हुआ है। मेरी तरफ से जब टाइम होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब मेरी तरफ से तो हुआ नहीं है भैया, तुम्हारा घड़ी कुछ और होगी, मेरी नहीं है। ठीक है, आगे देखो फिर नेक्स्ट रिवीजन स्लाइड, नेक्स्ट रिवीजन स्लाइड। और इसकी हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज,
पार्ट बता देना, आर्टिकल और कहां से। उसके बाद में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, किस संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर। फिर पीएम कौन थी, फिर वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, कितने कर्तव्य हैं। 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया। ये क्वेश्चन ज्यादातर यहां से बनते हैं। तो मैम यहां पे हमने आंसर करने शुरू किए सारे बच्चों ने, और आंसर है पार्ट 4 का ए, 51 का ए, रूस या सोवियत संघ या रशिया या यूएसएसआर, कुछ भी कह लें आप। सोवियत संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूएसएसआर। किस संशोधन द्वारा, 42वां 1976। किसने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। और मैम कितने कर्तव्य हैं, 11। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002। बाकी आपके कर्तव्य जितने भी हैं मैंने आपको सब यहां पर पढ़ाए हैं और उनको आपको अच्छे से पढ़ना भी है। अब आगे सुनिए, ये आपकी रिवीजन स्लाइड हुई। अब आगे सुनेंगे आप बहुत अच्छे से, और अगर आपने रिवीजन स्लाइड के क्वेश्चंस किए हैं तो बेटा एक बार रिस्पॉन्स देने के लिए मुझे केवल थम्स अप कर देंगे, एक बार केवल क्या कर देंगे, थम्स अप कर देंगे बेटा, आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में आपकी शुरू होगी संघीय कार्यपालिका। प्लीज फोकस होकर रख सुने बोर्ड पर। संघीय कार्यपालिका, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। और जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो ये आपके संविधान के पार्ट 5 में है, यानी कि भाग 5 में, ठीक है। और आर्टिकल 52 से 78 तक इसके बारे में बात की गई है, ठीक है बेटा। अब सुनिए, इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति पढ़ेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट, क्योंकि ये संघीय कार्यपालिका का अंग है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। हम क्या क्या पढ़ेंगे, लिख लीजिए, जिनको हम कहते हैं बेटा जी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हम इनको कहते हैं। फिर एक होते हैं आपके प्रधानमंत्री, और इनकी होती है प्यारे बच्चे एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। और एक हम यहां पढ़ेंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी। प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। ये हम यहां पर पढ़ेंगे और इसको मिलाकर ही बच्चे कहते हैं संघीय कार्यपालिका। क्या कहते हैं बेटा, मैम इन तीनों को मिलाकर ही कहते हैं संघीय कार्यपालिका। बेटा आपका जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, ध्यान से सुनना, भारतीय लोकतंत्र यानी कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके क्या होते हैं, इसके मैम 3 आधार स्तंभ हैं।
सॉरी ऐसे लिखेंगे, इसके आधार स्तंभ यानी बेस पिलर इसके क्या हैं? तो पहला होता है विधायिका, जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव। विधायिका जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव, और बेटा इसका काम होता है कानून बनाना। जैसे आपके देश में संसद इस काम को करती है और राज्यों में बेटा जी विधान मंडल। तो लेजिस्लेटिव विधायिका का काम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि मैम, अगर हम यहां पे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम कानून बनाना। दूसरा होता है बेटा जी कार्यपालिका। कार्यपालिका जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और इसका काम होता है कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूट ऑफ द लॉज, कानूनों को लागू करना। और एक होता है बेटा जी आपका न्यायपालिका, जिसे आप कहते हैं जुडिशरी, जिसे आप कहते हैं जुडिशरी, जिसका काम होता है न्याय देना, टू प्रोवाइड जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस। और बेटा जी चौथा होता है मीडिया, जिसे आपको हमें नहीं पढ़ना है मीडिया, लेकिन ये आपके लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। तो टोटल कितने होते हैं? 4। ये बेसिक क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जाता है। दिव्या भारती जी गलत नहीं है, सही है। 52 से 78 तक ही एग्जीक्यूटिव है, 151 तक नहीं, ठीक है, 151 तक नहीं है। तो ये आपका, अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? कार्यपालिका, फिर पढ़ेंगे विधायिका, फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में अगर हम सबसे पहले प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मैम हमारा टॉपिक सबसे पहले रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। ये हमारा मैम सबसे पहला टॉपिक है, और राष्ट्रपति के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं, तो प्यारे बच्चे इनके बारे में लिखिएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं ये कौन होते हैं? देश के प्रथम नागरिक हैं। ये देश के प्रथम नागरिक हैं ये आपके राष्ट्रपति जी, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? मैम देश के राष्ट्रपति होते हैं। और बेटा आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं ये आपकी संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के नाम मात्र, यानी कि केवल नाम के लिए, या फिर ऐसे लिखेंगे कार्यपालिका के संवैधानिक या नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख, ध्यान से सुनना बेटा, यानी आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक, यानी संविधान ने प्रधान बना दिया, और नाम मात्र के मतलब केवल नाम के प्रधान। इनके पास इस संघीय कार्यपालिका की सारी शक्तियां हैं, लेकिन दिक्कत यह है बेटा कि ये खुद उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो आप यहां पे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड इनको कहा गया है, वो इनके लिए संघीय कार्यपालिका के लिए कि भैया शक्तियां तो हैं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि बेटा इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो रियल हेड होते हैं,
इसके जो वास्तविक प्रधान होते हैं पता है वो कौन होता है? इसके मैम रियल हेड होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं मैम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद यानी पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि बेटा राष्ट्रपति आपके देश का सबसे बड़ा पद तो है, लेकिन प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि वो आपके जो राष्ट्रपति हैं केवल नाम के प्रधान हैं। वास्तविक तरीके से जो शक्तियां आपके देश में प्रयोग की जाती हैं वो करते हैं आपके प्रधानमंत्री। जो एक यहां पर आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद की अगर मैं बात करती हूं तो उसके हेड भी होते हैं, यानी राष्ट्रपति तो केवल नाम के मुखिया हैं, वास्तविक शक्ति किसके पास है? पीएम के पास। अब कल हम यहां तक पढ़ चुके हैं और आर्टिकल 52 से प्यारे बच्चे हम शुरू करेंगे आर्टिकल 52। ये हेडिंग डालकर आप छोड़ देंगे और कल मैं शुरू करूंगी आर्टिकल 52, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चे। जब यहां पर आर्टिकल 52 हो जाएगा, 53 जो इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर यहाँ पर स्माइल करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।